with Order 6 Pleading General. तो प्लीडिंग होती क्या है? रूल 1 बोलता है प्लीडिंग इज प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. और प्लीडिंग क्या होता है? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. जो कि दिया हुआ है ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8 में. तो फिर अलग से प्लीडिंग ऑर्डर 6 में देने का क्या मतलब है? तो जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. पूरी राम गाथा लिखी होती है उन लोगों ने अपनी. जो प्लीडिंग्स होते हैं ना, इसमें जो भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के, वो सब लिखे होते हैं. तो मान लो एक समरी फॉर्म में होता है ये. तो रूल 2 क्या बोलता है? प्लीडिंग टू स्टेट द मटीरियल फैक्ट्स नॉट द एविडेंस. तो प्लीडिंग में मटीरियल फैक्ट्स होते हैं ओनली, एविडेंस नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि एविडेंस आप ऑलरेडी अपने एविडेंस अगर डिस्क्लोज कर दोगे दूसरी पार्टीज़ को तो वो उसको टैम्पर करने की कोशिश करेंगे. तो इसलिए एविडेंस नहीं होता है उसमें, ओनली मटीरियल फैक्ट्स होता है. ना एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसरी किस में डिवाइडेड होता है? पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है. और वो पैराग्राफ्स नंबर में होता है, 1 2 3 ऐसे पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है. और सेपरेट पैराग्राफ्स होते हैं. और जो भी डेट्स वगैरह होती हैं कि मैंने 1 जनवरी 2026 को मेरे साथ ये हुआ था, पूरा मटेरियल फैक्ट्स लिखे होते हैं उसमें. तो पूरे डेट्स और वर्ड में होता है. डेट्स, सम, नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स. तो फिगर्स और वर्ड्स दोनों में प्लीडिंग्स होती है. फिगर्स में डेट्स वगैरह जैसे होती है वो फिगर्स में होती है. एंड वर्ड्स में तो अपने जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो वर्ड्स में स्टेटेड रहते हैं. देन फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब रूल 4 क्या बोलता है कि पर्टिकुलर्स टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी. कि अगर आपका जो प्लीडिंग है, कोई भी पार्टी की अगर प्लीडिंग है वो फ्रॉड पे डिपेंडेंट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, मिस रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंट है, डिफ़ॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस पे अगर कुछ भी डिपेंडेंट है, तो जो भी पर्टिकुलर होंगे ना, जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स होंगे वो सब भी प्लीडिंग में स्टेटेड रहेंगे, इंक्लूडिंग डेट एंड नेसेसरी आइटम्स. कि इस डेट पे ये हुआ था, इस डेट पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था, फ्रॉड हुआ था मेरे साथ. तो ये सब पर्टिकुलर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे प्लीडिंग्स में. देन आप 6 क्या बोल रहे हैं? कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट थी, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी कंडीशन दी गई थी कि अगर ये चीज़ हो गई तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या ये चीज़ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस होगा तब उस कंडीशन पे होगा, कि अगर आज शाम को बारिश हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब फुलफ़िल होगा. तो ऐसी कोई भी कंडीशन दी गई है ना, तो वो भी प्लीडिंग में इम्प्लाइड रहेंगी, लिखी रहेंगी. अब 7th जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 7 ये क्या बोलता है? डिपार्चर की बात करता है. इसमें क्या है कि अगर मैंने अपनी प्लीडिंग ऑलरेडी सबमिट कर दी है तो उसको अमेंडमेंट करे बिना मैं कोई और न्यू ग्राउंड ऐड नहीं कर सकती हूँ क्लेम का. मान लो मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर रही हूँ कुछ इतना अमाउंट, तो मैं कॉम्पनसेशन बढ़ा नहीं सकती हूँ कि मुझे 15 लाख नहीं, मुझे तो 20 लाख कॉम्पनसेशन चाहिए. या कोई भी ऐसा ग्राउंड ऐड नहीं कर सकती हूँ, न्यू ग्राउंड जो कि क्लेम का न्यू ग्राउंड है. या फिर कोई भी इनकंसिस्टेंट फैक्ट जो कि मेरी प्रीवियस प्लीडिंग से इनकंसिस्टेंट हो. मान लो डेट ही इनकंसिस्टेंट है. पहले मैंने प्लीडिंग में लिख दिया कि मेरे साथ जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने इस डेट पे डिलीवर किए थे गुड्स. मैंने 1 जनवरी 2026 को गुड्स डिलीवर किए थे, तो मैं उसको 1 फरवरी नहीं कर सकती हूँ.
तो कुछ भी ऐसा फैक्ट इनकन्सिस्टेंट नहीं कर सकती मेरी प्रीवियस प्लीडिंग से, यही बोलता है रूल 7। देन डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी प्लीडिंग में, मान लो प्लेंटिफ की प्लीडिंग है और उसने पूरा मेंशन किया हुआ है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और ऑपोजिट पार्टी उसका किसी फैक्ट को डिनाई कर सकता है बट लीगैलिटी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिनाई नहीं कर सकता, कि उसका कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, ऐसा कुछ डिनाई नहीं कर सकता है, पर हाँ उसका कोई फैक्ट डिनाई कर सकता है। अब 9 क्या बोल रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो ब्रीफली जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम प्लीडिंग में होना चाहिए, मतलब एक समराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, अनलेस वो वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी है। वो वर्ड टू वर्ड आपके केस में अगर काम आएगा एज अ मटेरियल फैक्ट तो फिर आप वर्ड टू वर्ड मेंशन करें, नहीं तो पूरा ब्रीफली होना चाहिए। अब 14 क्या बोलता है, रूल 14, प्लीडिंग्स टू बी साइंड, मतलब जो भी सारी प्लीडिंग्स है ना, जो पार्टी अपनी अपनी प्लीडिंग देती है उसको वो साइन करके दिखती है। इट शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर, जो पार्टी है और उसका प्लीडर है, जो भी अटर्नी है, वकील है, वो साइन करेगा उस पर। एंड प्रोवाइडेड दैट पार्टी प्लीडिंग इज़ बाय द रीजन एब्सेंट, अगर कोई पार्टी एब्सेंट है तो उसकी जगह पर अगर उसने किसी को ऑथोराइज़ किया है साइन करने के लिए तो वो साइन करेगा। अब एड्रेस क्या होगा, पार्टी का जो भी अपडेटेड एड्रेस है वो बार बार मतलब उसे कोर्ट में टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। जो भी उसका एड्रेस है वो उसे कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। जो वो एड्रेस अपना अकम्पनीड बाय द स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, साइन करेगा पूरे अपने एड्रेस पे जो कोर्ट में सबमिट करेगा। और अगर टाइम टू टाइम वो एड्रेस अगर चेंज हो रहा है तो उसे भी अपडेट करना पड़ेगा, न्यू एड्रेस accompanied by the verified petition। तो उसे टाइम टू टाइम वो न्यू अपने अपडेटेड एड्रेस कोर्ट में फर्निश करना पड़ेगा। इफ़ द एड्रेस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट, अगर एड्रेस किसी स्टेटमेंट में फर्निश्ड है ना तो उसे इट शैल बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी कहलाएगा वो जो भी एड्रेस स्टेटमेंट में वो सबमिट कर रहा है कोर्ट में। और अगर ये चेंज हुआ तो फिर अपडेट, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ तो आपको ऑब्वियसली कोर्ट में अपडेट करना पड़ेगा। और जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, समन्स हैं अपीयरेंस के लिए, कुछ भी प्रोसेसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएंगे आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ मैटर। देन अगर किसी ने अपना एड्रेस फॉल्स बता दिया कोर्ट में, गलत एड्रेस बता दिया या इनकम्प्लीट एड्रेस बता दिया, तो अगर प्लेंटिफ ने बताया है तो स्टे लग जाएगा सूट पे। अगर डिफेंडेंट ने गलत एड्रेस बताया है तो उसका जो डिफेंस है ना, जो भी उसने अपना डिफेंस सबमिट किया है रिटन स्टेटमेंट में, वो सब स्ट्रक आउट हो जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उसने अपना डिफेंस सबमिट नहीं किया है। और फिर अब स्टे लग गया है और डिफेंस स्ट्रक आउट हो गया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को अपना ट्रू एड्रेस फर्निश करना पड़ेगा और कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ स्टे एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट द डिफेंस, की ये जो ऑर्डर ऑफ स्टे है या स्ट्राइक आउट किया है मेरे डिफेंस को, इसे हटा दीजिए। कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, कोई उनका कुछ ऐसा सफिशेंट रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने गलत एड्रेस सबमिट किया था, तो फिर अगर उसे ये ठीक लगता है तभी वो स्टे हटाएगा या फिर डिफेंस एक्सेप्ट करेगा। अब 15 क्या बोलता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग की बात करता है। अब जैसे आपने वेरिफिकेशन क्लॉज देखा होगा, अगर प्लेंट आपने लिखा है तो उसमें पूरा आई वेरीफाई दैट पूरा लिखा होता है वेरिफिकेशन, कि इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सब ट्रू है एज़ पर माई नॉलेज। ऐसा वेरिफिकेशन क्लॉज होता है, वो लिखना पड़ता है पार्टी को कि कौन से पैराग्राफ, और उन्हें मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैराग्राफ जो वो वेरीफाई कर रहे हैं, जो उनकी नॉलेज में ट्रू हैं। और ये क्या होता है, एट द फुट ऑफ प्लीडिंग, मतलब प्लीडिंग के एकदम एंड में होता है वेरिफिकेशन।
एंड इट शुड बी साइंड एंड डेटेड. डेट और प्लेस मेंशन्ड होती है और साइन होता है. जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है ना, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उससे साइंड होता है. और उसके साथ साथ एक एफिडेविट की कॉपी भी होती है वेरीफाइंग जो प्लीडिंग है उसके साथ. तो अगर वेरिफिकेशन में कुछ भी झूठ हुआ तो उस पर केस हो सकता है. पर्जरी का केस हो सकता है अगर एफिडेविट के साथ अगर वेरिफिकेशन सबमिट किया है और उसमें कुछ भी झूठ है तो उसमें पर्जरी का केस हो सकता है. देन 16 क्या बोलता है, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स. मतलब अगर कोर्ट में कोई भी प्लीडिंग्स ऐसी हैं जो कोर्ट को ऐसा लगता है अननेसेसरी है या कोर्ट का टाइम बर्बाद करेगी, फेयर ट्रायल होने से रोकेगी कोर्ट को, या फिर कुछ भी अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट करेगी, कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ करेगी, कुछ भी ऐसा मैटर है अगर प्लीडिंग के अंदर, तो वो मैटर को स्ट्रक आउट कर देगा कोर्ट, उसको हटा देगा. अब 17 क्या बोलता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. मतलब अगर कोई भी ऐसे एट एनी स्टेज कोर्ट किसी भी पार्टी को अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ कर सकता है, बट अगर वो अमेंडमेंट अलाउ कर रहा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले तो अलाउ कर सकता है, बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ अलायर उसे ट्रायल उसे बहुत ही ध्यान से कोर्ट को बहुत ही विद ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस उसे परमिशन देनी पड़ती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, कि जो पार्टी अमेंड कर रही है वो जो अमेंडमेंट है वो कंक्लूजन के लिए बहुत नेसेसरी है, इसलिए अमेंड हो रहा है. तो इस पे कोर्ट को ड्यू डिलीजेंस करके ही अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को एंटरटेन करना पड़ेगा. और जो विद प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस की पार्टी ये पहले मैटर नहीं ला पाई, मे बी मैटर अब रेज हुआ है, अब डिस्कवर हुआ है कुछ ऐसा फैक्ट जो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए अब अमेंड हो रहा है प्लीडिंग्स. तो ये पूरा ड्यू डिलीजेंस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, तभी ये ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए कि ट्रायल कमेंस होने से पहले ये चीज़ डिस्कवर ही नहीं हुई थी, इसलिए ये क्लेम ऐड नहीं कर पाए, या ये प्लीडिंग्स अब अमेंड कर रहे हैं इसलिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट. ये ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा अमेंडमेंट का. अगर कोर्ट एक टाइम प्रिस्क्राइब करेगा कि 10 दिन में या 15 दिन में आप अमेंडमेंट कर लीजिए अपनी प्लीडिंग में, बट अगर 10-15 दिन में अगर कोर्ट ने ये टाइम मेंशन नहीं किया तो एक लॉ की तरफ से टाइम है, आपके प्रोविजंस की तरफ से 14 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट हो जाना चाहिए. बट अगर कोर्ट के प्रिस्क्राइब डेज़ में या फिर 14 डेज़ में व्हेन नो डेट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अमेंडमेंट नहीं हुआ तो फिर फर्दर अमेंडमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी अनलेस गिवन बाय द कोर्ट. अगर कोर्ट ने उसके बाद भी टाइम एक्सटेंड कर दिया, मान लो बहुत ही कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि अमेंडमेंट नहीं कर पाया, तो कोर्ट हो सकता है सिचुएशन देख के एक्सटेंशन के लिए बोल दे टाइम. बट अगर कोर्ट भी टाइम का एक्सटेंड ना करे तो आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर या जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर अंदर आपने नहीं किया तो आपको फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा.